नागपुर शहर में आशा देवी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू का नाम सुमन और छोटी बहू का नाम निधि था। आशा देवी स्वभाव की बहुत ही कंजूस थी, जिस वजह से उनकी दोनों बहुएं उनसे बहुत परेशान रहती थी। उनकी जॉइंट फैमिली थी, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का फैसला आशा देवी ही करती थी। उनकी मर्जी के बिना उस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से, उफ़ो, अब आज क्या बनाऊं खाने में? निधि, एक काम कर, सासू माँ से पूछ कर आ डिनर में क्या बनाए। निधि की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, जिस वजह से वो अपनी सास से बहुत ज्यादा डरती थी। मैं नहीं दीदी, आप ही पूछ कर आओ माँ जी से, मैं नहीं जाती पूछने। अपनी सास के डर के मारे निधि उनके सामने जाने से बहुत ही हिचकिचाती थी, जिस वजह से सुमन को ही अपनी सास का सामना करना पड़ता था और उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। देवरानी जी, तुम तो सासू माँ से ऐसे बचती फिरती हो, मानो अकेले तुम ही को उनसे डर लगता हो। खैर छोड़ो, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने। बाहर के रिमझिम भरे सुहाने मौसम को देखकर सुमन को आज कुछ अच्छा खाने का मन था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास आखिर में उसे दाल चावल ही बनाने को कहेगी। इसी दुविधा में खोए हुए सुमन अपनी सास के कमरे में जा पहुंचती है और डरते हुए अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, जो भी तेरा दिल करे तू बना ले। अरे स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा है, मैंने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है तुम लोगों के लिए। हाँ जानती हूँ, सारा स्टोर रूम तो राशन के चावल और दालों से ही भरा पड़ा है, उसके अलावा है भी क्या इस घर में? अरे किस सोच में डूब गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। अच्छा एक काम करना, तू ना दाल चावल ही बना ले और साथ में पुदीने की चटनी भी बना दियो। लेकिन माँ जी, कल रात को भी दाल ही बनी थी और यहाँ तक कि आज दिन में भी हमने दाल चावल ही खाए हैं। हाँ तो दिन में काली मसूर बनी थी, अब तू लाल मसूर बना ले। अरे दाल है, पर है तो अलग अलग रंग की। माँ जी, रोज रोज यूँ दाल खाना अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा, आई बड़ी महारानी, अपने घर पर क्या पकवान खाती थी जो यहाँ दाल चावल खाना अच्छा नहीं लगता? और इतना ही शौक है नया नया खाने का तो लाओ, निकालो अपनी जेबों से पैसे और थमाओ मेरे हाथ में। अरे घर ऐसे ही नहीं चलता, आगे पीछे हर चीज देखनी पड़ती है, और तू तो जानती ही है सब चीज कितनी महंगी होती जा रही है। अपनी सास की बातें सुनकर सुमन का चेहरा लटक जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सास की बातों का जवाब दे सके। वो दुखी मन से रसोई में आती है और गुस्से में दाल निकालने लगती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? देवरानी जी, मैं तो हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरा गुस्सा कभी किसी पर निकल ही नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या है जेठानी जी? होना क्या है, हमेशा दाल चावल ही खाओ, दिन में लाल दाल, रात को काली दाल, सुबह मिक्स दाल। ये दाल खा खा कर तो जिंदगी ही दाल बनकर फैल गई है। ये बात सुनकर निधि को बहुत हंसी आती है और वो चुपचाप एक तरफ चूल्हे पर दाल और एक चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। आशा देवी के घर में सुबह शाम हर वक्त बस दाल ही बनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुओं के साथ साथ अब आशा देवी के दोनों बेटे भी रोज ऑफिस में दाल ले जाकर बोर हो चुके थे। एक रोज जब वो रात में फिर खाने में दाल देखते हैं तो बड़ा बेटा आलोक अपनी पत्नी से कहता है, अरे यार, फिर वही दाल चावल। ये दाल खा खा कर ना मैं तो पक गया हूँ यार। घर में कुछ और सब्जी नहीं है क्या, जो हर वक्त बस दाल चावल ही खाने को मिलता है? सच में निधि, ऑफिस में रोज दाल लेकर जाता हूँ ना, तो अब तो मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगे और इसलिए उन्होंने मेरा नाम नितिन दाल वाला रख दिया है। आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं जी? हम तो वही बनाते हैं जो माँ जी हमसे कहती हैं। अरे अरे, क्यों भड़क रहा है? आखिर इस दाल में दिक्कत ही क्या है? और तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों के ले जाने के लिए ये कल से सब्जी बना दिया करेगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनते ही देवरानी जेठानी के चेहरे पर रौनक आ जाती है कि कम से कम अब घर में सब्जी तो बनेगी। अगली सुबह जब सुमन और निधि सब्जी बनाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें कोई सब्जी नजर नहीं आती। तभी सुमन जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में तो कोई भी हरी सब्जी नहीं है। सामने बिरजू भैया की दुकान में सब्जी भी मिलती है, आप प्लीज जाकर ले आइए ना। मुझे इनके लिए सब्जी बनाकर पैक करनी है, दोनों भाइयों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब्जी? अरे बहू, मैं गई थी उसकी दुकान पर, लेकिन सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं और वो मुआ बिरजू का बच्चा 1 रुपया तक कम करने को तैयार नहीं, इसलिए मैं सब्जी नहीं लाई। ये आलू 10 रुपए किलो मिल रहे थे तो यही आधा किलो ले आई हूँ, दोनों भाइयों के लिए बना दे। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत कम है, ये हम सबको पूरा नहीं होंगे। तो मैंने कब कहा सबके लिए बनाने को? बोला तो था दोनों भाइयों के लिए पैक कर दे और बाकी मैं और तुम दोनों तो चावल दाल ही खा लेंगे। अरे सरकार से जो मुफ्त दाल चावल मिलते हैं उसको ही खाया करो, पता है ऐसा करके हमें कितनी बचत कर सकते हैं। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर सुमन और निधि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। दोनों भाइयों के लिए लंच पैक करके वो दोनों फिर से अपनी सास के साथ दाल ही खाती हैं। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब आलोक और नितिन के टिफिन में या तो दाल होती या आलू की सब्जी। एक रोज नितिन अपनी माँ से, माँ क्या है ये सब? दाल और आलू खाकर हम पक चुके हैं,
अरे जब हम अपनी सैलरी आपको दे देते हैं तो आप सब्जियां क्यों नहीं लाती? बड़े नखरे चढ़ गए हैं दोनों भाइयों के। जब हमें मुफ्त में दाल चावल मिल रहा है तो हम क्यों सब्जियों पर पैसे खर्च करें? अरे बचत करना सीखो, बचत, नहीं तो एक दिन सब भूखे मरोगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में यही बनेगा, खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। आशा देवी अपने आगे किसी की नहीं सुनती और इसका असर ये हुआ कि दोनों भाई चोरी छुपे बाहर का खाना खाने लगे। रोज बाहर का खाना खा खा कर उनका पेट खराब हो गया। एक रात दोनों पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सुमन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निधि, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। तभी सुमन भी चक्कर खाकर बेहोश हो गई। हे राम, ये आखिर क्या हो रहा है? सुमन बहू उठो, इससे क्या हो गया? माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम तीनों की नजर उतार देती हूँ। मेरे परिवार को जरूर किसी की नजर लग गई है। बस भी करो माँ जी, बहुत हुई आपकी ये कंजूसी। निधि जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है। देखिए, आपके दोनों बेटों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर का खाना खाया है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया है। इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और आपकी बहू लगता है ये सब्जियां नहीं खाती, जिसके कारण इनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। मैंने इनको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही हरी सब्जियां खाने से बचती रही तो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं, खाने में सब्जियों की जरूरत हमें उतनी ही है जितनी जीने के लिए सांस की। आशा देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, इसमें इनकी गलती नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ही अपनी कंजूसी के कारण इन्हें राशन में मिले मुफ्त दाल चावल खाने को मजबूर करती थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं अपनी ये कंजूसी भरी आदत छोड़ दूंगी और अपने बच्चों को हर तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। और इस तरह से अब आशा देवी के घर में तरह तरह की स्वादिष्ट सब्जियां बनने लगी और दाल चावल अब हफ्ते में 2 बार ही बनते थे। अब सभी घर वाले हर रोज अलग अलग सब्जियां खाकर बहुत खुश थे। एक गांव में पूनम अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी। पूनम और मोहन के 2 बच्चे भी होते हैं, जिनके नाम महक और क्यारा होते हैं। मोहन अमीर चंद जी नाम के एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता है। तुम मेरे सभी नौकरों में से बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो और तुम मेरा सभी काम अच्छी तरह करते हो, विश्वसनीय भी हो। धन्यवाद तुम्हारा। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं। अमीर चांद जी को मोहन पर बहुत भरोसा था और मोहन भी अपना काम ईमानदारी से करता था। मोहन अपने बच्चों के लिए हर 2 दिन में कुछ न कुछ बाहर से खाने के लिए लाया करता था। ये देखो बच्चों, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा क्या लाए हैं। क्रीम रोल, गरम जलेबी, पूरी कचौरी और मालपुए भी। अरे वाह पापा, क्या बात, मजे ही आ गए आज तो। जी आप भी ना ये सब दे देकर इन्हें बिगाड़ दोगे। घर का खाना तो इनसे खा ही नहीं जाता, बाहर का चाहे जितना दे दो। वो सब इसी तरह मिलजुल कर खुश रहा करते थे। पूनम बहुत पूजा पाठ करती है। वो हर मंगलवार को पूरी सब्जी बनाकर गांव के भव्य मंदिर में भोग लगाती है और सभी भक्तों में वो प्रसाद बांटा जाता है और सभी को उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती। बिटिया पूनम, तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है। तुम बिटिया हर हफ्ते ही बहुत सारा भोग बनाकर लाती हो और जरूरतमंद लोगों को भी बांटती हो। मां दुर्गा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद सदा मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही बना रहे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है। लेकिन फिर एक दिन अमीर चांद जी के घर से 10 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। अमीर चंद जी बहुत घबरा जाते हैं। वो अपने सभी नौकरों को बुलाते हैं और सभी की तलाशी करते हैं और उन्हें मोहन के थैले से 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये देखकर अमीर चंद जी मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, तुमने मेरा पैसा चुराया। 10 लाख के सिर्फ 5 लाख हैं। तेरे पास बाकी के 5 लाख कहां हैं? अरे बेशरम, मैं तुम पर कितना विश्वास करता था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे कह देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। माता रानी की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे थैले में ये रुपए कहां से आए मुझे नहीं पता। मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। तूने गुनाह किया है। जब पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी तो बाकी के 5 लाख भी निकल जाएंगे तेरे पास से ही।
तुझे तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो पुलिस को फोन लगा देता है और पुलिस बेकसूर मोहन को जेल में डाल देती है। जब उसकी पत्नी पूनम को इस बात का पता चलता है तब वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं और देवी माँ भी जानती है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं वकील करूंगी और केस लड़ूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जेल से बाहर निकालने की। अब कुछ नहीं हो सकता पूनम, तुम क्यारा और महक का ध्यान रखो। मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है, उसका ये सिला दिया है मेरी किस्मत ने। मैंने आपसे कहा ना आप हिम्मत नहीं हारेंगे, मैंने कहा ना आपसे आपकी बीवी सब ठीक कर देगी। पूनम फिर मंदिर जाती है और अम्बे माँ से प्रार्थना करती है, अम्बे माँ आप और मैं दोनों जानते हैं मोहन जी ऐसी गलती नहीं कर सकते और ऐसा घटिया काम वो कभी नहीं करेंगे। मुझे अपने पति को निर्दोष साबित करने में आपकी मदद चाहिए अम्बे माँ। अम्बे माँ आपको मेरा साथ देना होगा। पूनम लॉयर हायर करने जाती है, तभी वो कुछ सोचने लगती है, अम्बे माँ मैंने ये तो सोचा ही नहीं, वकील को हायर करने के लिए भी पैसे चाहिए, उसका भी इंतजाम करना होगा, अब मैं क्या करूं, इतने पैसे कहाँ से लाऊं। तभी वहां पर महक और क्यारा अपनी अपनी गुल्लक लेकर आते हैं, अपने मासूम हाथों से अपनी माँ को देते हुए कहते हैं, ये हमारी गुल्लक है, आप इसमें से सारे पैसे ले लो। माँ हम जानते हैं पापा बेकसूर हैं, आप ये पैसे ले लो और पापा को जेल से घर ले आओ। हमें पता है पापा को पुलिस अंकल पकड़ कर ले गए हैं, जबकि पापा निर्दोष हैं। हमारे पापा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पापा हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर पूनम भावुक हो जाती है। पूनम दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और कहती है, मेरे बच्चे तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, पापा जल्दी ही घर आ जाएंगे। वो पैसा जुटाने के लिए बहुत चिंतित होती है और वो कई सारे लोगों से पैसे की मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो हार कर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तब उसके मन में एक विचार आता है, मैं पूरी सब्जी बनाकर मंदिर में भोग लगाती हूँ और अम्बे माँ की कृपा से और सभी को अच्छी भी लगती है, क्यों ना मैं सब्जी पूरी का एक ठेला लगा लूं और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उसी से मैं वकील हायर कर लूंगी। अब हाँ यही सही रहेगा, ऐसा करके ही मैं उन्हें बचा सकती हूँ। फिर वो ठेली लगाने लगती है। पूनम ने पूरी सब्जी का ठेला लगाया ही था और थोड़ी ही देर में उसकी ठेली पर काफी भीड़ हो जाती है और सभी ग्राहक पूनम के हाथ की सब्जी पूरी की तारीफ करते नहीं थकते। वो बड़े चाव से खाते हैं। हा, एकदम लाजवाब पूनम बहन, एकदम लाजवाब बनी है पूरी सब्जी। हाँ तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई, साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। धन्यवाद। इस तरह पूनम बहुत अच्छे पैसे कमाती है और एक हफ्ते के अंदर लॉयर को हायर कर लेती है। कोर्ट में पेशी होती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माफी चाहता हूं मैं सर, अमीर चंद जी अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं। तभी अमीर चंद जी वहां आ जाते हैं और कटघरे में खड़े मोहन के पास पहुंचते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सभी इस दृश्य को देखते रह जाते हैं। जज कहते हैं, ये सब क्या है? अमीर चंद जी भूलिए मत, ये कोर्ट है और इस आदमी पर ही आपने पैसे चुराने का इल्जाम लगाया है। नहीं, ये चोर नहीं है, मोहन बेगुनाह है। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें सब कुछ कैद है। मेरे कमरे में एक खुफिया कैमरा भी लगा है, ये रिकॉर्डिंग उसकी ही है। मैंने ये सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो मेरे सामने सारा सच आ गया। फिर लॉयर और जज वो पेनड्राइव की फुटेज देखते हैं, तब मालूम पड़ता है चोरी तो दूसरे नौकर लखन ने की है और लखन ने 5 लाख ले लिए और 5 लाख मोहन के थैले में डाल दिए, जिससे कि मोहन पर शक जाए। इस सब के बाद कोर्ट केस को खारिज कर देती है और लखन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मुझे माफ कर दो, जाने क्या क्या कहा तुमसे। मेरे कारण तुम्हें जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा, जबकि तुम निर्दोष थे। दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम अच्छे हो मोहन। सच्ची ईमानदारी तो आपने दिखाई है साहब, लास्ट मौके पर आकर सच को सबके सामने लाने की। आखिर माँ अम्बे ने सब ठीक कर दिया। जय अम्बे माँ। फिर अमीर चंद जी और मोहन फिर से काम करने लगते हैं। पूनम भी पूरी सब्जी की अपनी ठेली बराबर चलाती है और दोनों खूब प्रगति करते हैं।